Now I am going to call Shubham Power. लेकिन संतोष जी, आई एम रियली थैंकफुल टू यू वंस अगेन. मैं दीदी के साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ. शी इज़ जयंती दी, जयंती पावर. मैडम बहुत अच्छा एक्टिंग करते थे एक ज़माने में, और उनका स्टेज के साथ बहुत अच्छा लगाव है. बहुत एक्टिंग उन्होंने पहले भी कर चुके हैं, स्टेज परफॉर्मर. उनका बेटा मेरे साथ जब इंट्रोडक्शन हुआ था, दैट टाइम ही वाज इन 12th स्टैंडर्ड एंड ही वाज अपीयरिंग फॉर द 10+2. तो दीदी बताएंगे, लेकिन एक ही चीज़ बोलूँगा कि दीदी का जो सब्जेक्ट के ऊपर जो डेडिकेशन है, जो लव, जो प्यार उनका था, और उनके साथ उनका बेटा आया मेरे पास हॉरोस्कोप करने के लिए. तो हॉरोस्कोप तो मैंने किया, लेकिन मैंने बोला कि देखो, अगेन द मैटर इज़ ब्रेन वेव. ब्रेन वेव कार्व करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ वो सब्जेक्ट को फॉलो करना पड़ता है. रातों रात अगर कुछ करना चाहते हो, सर्फ अल्ट्रा की तरह कपड़ा धोने के बाद तुरंत अगर सफ़ेदी का चमकार ज़्यादा नहीं हो सकता, आपको पेशेंस के साथ फॉलो करना पड़ेगा. तो वो जैसे ही प्रॉपर कर्व में आएंगे, बॉडी का अलाइनमेंट शुरू होगा. बॉडी का जैसे ही अलाइनमेंट शुरू होगा, मन के साथ उनका कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा. जैसे ही वो बढ़ेगा, कोई बीमारी नहीं रहता है. यू आर कम्प्लीटली फिट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो जब मैंने प्रेजेंटेशन दे रहा था मेरे सब्जेक्ट का, मैंने बोला ठीक है, हॉरोस्कोप हो गया, अभी आप समझो, दिस इज़ माई सब्जेक्ट. तो ये लड़का देख के मैंने चौंक गया. वो मेरे सब्जेक्ट के बारे में बहुत कुछ जानता था. When I am talking about the Nikola Tesla Einstein theory, Niels Bohr, and EPR paradox of their confusions, and then how the quantum physics and the quantum teleportation, quantum entanglement, हर चीज़ में वो रिएक्ट भी कर रहा है और बात भी कर रहा है. तो मैं हिल गया, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस मेरा नहीं था पहले. तो आई एम रियली हैप्पी एंड प्रिविलेज्ड. जब आए थे, उनके इतना ही बोल सकता हूँ, उनके मन में थोड़ा सा चंचल स्थिति में थे, और सामने एग्ज़ाम था 2-3 महीने का अंतराल में. 2 महीने का अंतराल में एग्ज़ाम था, और उनको ऐसा लग रहा था कि उनके लिए एग्ज़ाम में अपीयर करना थोड़ा कठिन है. तो मुझे बोल रहा था कि अंकल, मैं ड्रॉप कर दूं क्या, नेक्स्ट ईयर में मैं और बेटर प्रिपरेशन के साथ करूं क्या. तो मैं ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा बाय नहीं करता. मैं बोला कि आपको अपीयर करना है, अपीयर करोगे, बहुत अच्छे रिजल्ट करोगे. और जब 1 महीना गया तो उन्होंने बोला कि हाँ, अभी लग रहा है मैं अच्छे रिजल्ट करूँगा, लेकिन मैं अभी IIT के लिए भी प्रिपरेशन लेना शुरू किया. तो वो करूँ क्या, मैंने करूँ क्या करना तो पड़ेगा, करो. तो होगा क्या, 100% होगा. तो रेस्ट इज़ हिस्ट्री, वो बताएंगे. मैं पहले संवर्धना मैं दीदी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ यू टेल समथिंग अबाउट यू एंड शुभम एंड योर फैमिली. नमस्कार, मैं जयंती पवार. एक्चुअली जब मैं दादा से मिली, उसके पहले बहुत कुछ चल रहा था मेरे बेटे की लाइफ में. नॉट मेरी भी थी वैसे. एक्चुअली एक एक करके मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स चले गए थे, एंड आई वॉज इन ग्रेट ग्रीफ दैट टाइम ओनली. मेरा बेटा 12th में था. जैसे उसका 10th और 11th पूरा ऑनलाइन हो गया था, तो पढ़ाई उतनी अच्छी हुई नहीं थी, और 12th में उसको बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे थे और बहुत डिस्टर्ब था. मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं इसकी कैसे मदद करूं. तो मेरी एक फ्रेंड की मुझसे बात हुई. उसने मुझसे बताया कि वो हीलिंग के लिए जाती है कहीं, एंड उसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. रोहित दादा का नाम बताया था. तब मुझे हीलिंग के बारे में पता था. मैं मतलब जैसे मैंने पढ़ा था 7 चक्रास एंड ऑल दैट,
लेकिन वो कैसे होता है वो पता नहीं। और बहुत सारे मार्केट में ऐसे लोग हैं जो ये सब चीज़ें करते, तो इतना विश्वास जैसा नहीं था। लेकिन जब मुझे उसने बताया कि वो कैसे साइंटिफिक तरीके से करते हैं, और मुझे उस पर विश्वास था कि वो कोई गलत सलत चीज़ मुझे बताएगी नहीं या बोलेगी नहीं। सो आई बिलीव ऑन हर। और मैंने उसे कहा कि मुझे शुभम के लिए उनसे मिलना है, तो आप करवा दोगे क्या मेरी मीटिंग। तो उसने जब दादा उस वक्त बहुत बिजी थे और कोई नए क्लाइंट्स नहीं ले रहे थे, पर दादा ने इसका फ़ोटो मंगवाया और मैंने इसका फ़ोटो भेजा तो दादा ने तुरंत बुलाया और हम गए। तब शुभम इतने भयानक मनस्थिति में था, क्योंकि उसकी पढ़ाई नहीं हो रही थी, उसको जो भी सिखाया जा रहा था वो समझ में नहीं आ रहा था। और ऐसे था वो कि मैंने भी उसको एक इसमें बोल दिया था कि तुम छोड़ दो, अभी तुम मत पढ़ो, तुम ड्रॉप ले लो, हम नेक्स्ट ईयर देख लेंगे, हम और नए क्लासेस लगा लेंगे, कुछ कर लेंगे, लेकिन अभी तुम ड्रॉप ले लो, तुम इतना स्ट्रेस में मत करो। और हम दादा के यहाँ पे गए, हमने पहला हीलिंग सेशन लिया और उस वक्त ही शुभम और मैं हम साथ में ही बैठे थे। और हीलिंग सेशन लेते वक्त ही हमने जो महसूस किया वो हम एक दूसरे को बस देख के ही बोल रहे थे, कम्युनिकेट कर रहे थे कि हमको कैसे महसूस हो रहा है। तभी हमको पता चला कि ये कोई, और मैं सुपरस्टिशियस नहीं हूँ, मुझे वो कुछ चमत्कार होता है या होता है उसमें मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, ना मैं किसी भी चमत्कार में नहीं मानती हूँ। तो फिर दादा ने 2-3 सेशंस के बाद हमको ये पूरा समझाया साइंटिफिक तरीके से ये कैसे होता है, फिजिक्स के द्वारा या जो भी। तो मुझे इस सब्जेक्ट पे बिलीव हो गया, क्योंकि मैं वही बातें मानती हूँ जो मुझे साइंटिफिकली वैज्ञानिक तरीके से समझाई जाए। अदरवाइज मैं कोई बातें नहीं मानती हूँ। अगर मुझे कोई बोलेगा ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैं नहीं मानती हूँ। मुझे आप समझाओ, आप मुझे वो साइंटिफिकली समझाओ कि ऐसे होता है या ऐसे होता है, वो सारी बातें मैं मानती हूँ। इवन मैं अपने शास्त्र को भी वैज्ञानिक तरीके से ही देखती हूँ, मैं उसमें कोई चमत्कार नहीं देखती हूँ। और वो हमारा एक्सपीरियंस इतना बढ़िया रहा। मैं ग्रीफ में थी, मैं वो बात बोलूँ क्या अपने भाई की। मेरा भाई चला गया था कोविड में, और मैं वो मेंटल स्टेज में थी कि मुझे हर जगह पे दिखता था, हर जगह पे वो हमेशा मेरे आंखों के सामने दिखता था। तो मुझे पता चला कि वो मेरा बहुत बड़ा ग्रीफ था, वो मेरा मेंटल स्टेट था। लेकिन जब से मैंने हीलिंग लेना शुरू किया वो मेरा कम हो गया और वो नहीं दिखने लगा। मतलब वो मेरे मन में है, वो मैं उसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, पर वो दिखना, वो जब जो सब वो चीज़ें थी वो बंद हो गई। तो मुझे समझ में आने लगा कि हीलिंग का क्या इम्पोर्टेंस है और ये मुझ पे कैसे वर्क कर रहा है। सेम मेरे बेटे पे हुआ, बस 2 महीने का टाइम था, लेकिन 2 महीने में उसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया 12th का, कि जो हमको एक्सपेक्टेड ही नहीं था। बहुत अच्छा रिजल्ट आया उसका 12th का, मैं बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। उसने सीटी अच्छे से क्रैक कर लिया, उसका जेई का भी आर्किटेक्ट का हुआ, लेकिन उसको आर्किटेक्ट नहीं करना था, उसको अच्छा रैंक आया था उसमें, उसको त्रिची मिला था, त्रिची का NIT का मिला था, लेकिन उसको आर्किटेक्ट नहीं करना था, उसको इंजीनियरिंग करना था, मैकेनिकल। तो यहाँ पे भी दादा हमको मतलब जब लिस्ट लगना शुरू हुआ तो दादा हमेशा बोलते लिस्ट लगा, शुभम का लगा, नहीं शुभम का नाम नहीं आया। मैं कैसे नहीं आया, उसका सरदार पटेल में होगा, उसका सरदार पटेल में होना है। तो हमको लग रहा था कि दादा को बस विश्वास है इसका सरदार पटेल में होगा, पर क्या हुआ, उसका सरदार पटेल में हो गया, जो मैं एक्सपेक्टेड ही नहीं था। जो कि कैप राउंड में तीनों लिस्ट में नहीं आया था, कैप राउंड में कोई लिस्ट में शुभम नहीं आया। मैंने बोला अभी तू ड्रॉप ही ले ले, अभी नेक्स्ट ईयर अच्छे से पढ़ा, अच्छा कॉलेज में, मैं किसी भी कॉलेज में नहीं भेजूंगी, अच्छा कॉलेज आना चाहिए, ड्रॉप ले ले। पर वो ये अपना क्या राउंड बोलते हैं, स्पॉट राउंड हुआ, और स्पॉट राउंड में शुभम को फर्स्ट प्रेफरेंस पे मिला, वो लिस्ट में भी आया था। तो हमको बहुत आश्चर्य, क्योंकि दादा हमको कब से बोल रहे थे कि इसका सरदार पटेल में तो होना चाहिए था, इसको सरदार पटेल में, और हमको भी विश्वास नहीं था कि सरदार पटेल, क्योंकि सरदार पटेल का तो बहुत अच्छा रैंक था, इवन 99 परसेंटाइल पे वहाँ पे ले रहे थे, 199, पर इसका हो गया वहाँ पे। तो बहुत बड़ी जर्नी, 2 साल से ज़्यादा हो गया हम लोग दादा के साथ है, और दादा के बारे में आप सबको बताने की कोई ज़रूरत नहीं, आप बहुत सब अच्छे तरह से जानते हो, आपको भी अच्छा एक्सपीरियंस है। बाकी इस सब्जेक्ट के बारे में ये बहुत अच्छे से बोलेगा, क्योंकि जब दादा हमको इस सब्जेक्ट के बारे में बता रहे थे तो हम दोनों की बहुत कॉन्वर्सेशन होती है साइंस पे, टेक्नोलॉजी पे, बहुत पहले से, जब से ये छोटा था। तो हम लोगों में इस पे बहुत बार बात हो चुकी थी, जो दादा हमको बता रहे थे, तो वो हमारा ज़्यादा बिलीव बढ़ गया इस सब्जेक्ट पे कि हाँ दादा वही बता रहे कि जो हमको भी मालूम है पहले से, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि दादा को तो बहुत डीप नॉलेज है, हमको इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन
फिर जो स्टार्ट हुए वो इवन इनका बीपी बहुत हाई रहता था, ऑलवेज बीपी की दवाइयाँ चल रही थी। और हम जब दादा के यहाँ पे हीलिंग के लिए गए तो दादा ने बोला कि वो नहीं, ये आ नहीं सकते थे क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिलता था ऑफिस की वजह से, तो इनका आप फोटो रखा करो। बस फोटो रखने से ये इफेक्ट होने लगा कि इनका बीपी नॉर्मल होने लगा था, ये बहुत नॉर्मल रिएक्ट करने लगे थे। और जैसे होता है ना किसी को वहाँ पे आना ही है, इतने टाइम से ही बोल रहे थे कि नहीं टाइम है नहीं टाइम है। एक दिन कोई इंसिडेंट से ऐसे हुआ कि ये घर पे थे और हमारा हीलिंग का सेशन बुक था और इनकी कोई मीटिंग थी वो कैंसिल हो गई। तो हमने सोचा कैंसिल हो गई ना तो चलो हमारे साथ बैठ के क्या करोगे घर पे, और ये हीलिंग के लिए आए और इनको इतना अच्छा महसूस हुआ। तब से वो टाइम निकल के आते हैं, मतलब हीलिंग का हमारा टाइम फिक्स है। हम उस दिन उस अपॉइंटमेंट पे हम कहीं दुनिया में कहीं भी नहीं जाते या कोई और काम नहीं लेते, हम बस हीलिंग के लिए ही जाते। तो रेगुलरली हीलिंग हो रही है, हमारे फैमिली रिलेशंस बहुत अच्छे से ये हो गए। मतलब जैसे पहले ऐसे था कि इसकी और मेरी बहुत बात होती है, बहुत ट्यूनिंग है हम दोनों में, लेकिन ये अपने काम के प्रेशर की वजह से और स्ट्रेस की वजह से घर में उतने अच्छे आते ही थे। रात को 10:30-11 बजे आएंगे तो क्या हमारे साथ बात करेंगे और सुबह उठ के चले जाएंगे। तो इनकी हमारे साथ जीरो बात थी, नील। लेकिन जब से हम हीलिंग लेने लगे, ये घर पे वक्त पे आने लगे, इनका स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो गया है। और हम लोग अभी ऐसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग एक घर में 3 बैचलर फ्रेंड्स रहते हैं, कि हम लोगों में कोई वो माँ बाप और पुत्र वाला कोई रिश्ता नहीं है। हम लोग जस्ट फ्रेंड्स, बहुत मज़े करते हैं, बहुत अच्छे फैमिली रिलेशंस हो गए हमारे, हम बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अभी शुभम बोलेगा। दीदी एंड दीदी का तो अब देखा दिल से बात करते हैं। और संतोष जी मुझे पहले ही बोले थे मैं स्टेज में आऊँगा लेकिन मैं बात नहीं करूँगा, मतलब मुझे एकदम मंजूर है लेकिन आपको स्टेज में रहना है, तो वो मुझे अच्छा लगता है। शुभम, यू शेयर योर एक्सपीरियंस। हेलो, गुड आफ्टरनून। मुझे आई गेस अभी ज़्यादा कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है, मॉम ने सब कुछ ही बता दिया। बट या आई रिमेंबर मैं पहली बार मैं आया था तो मॉम ने कहा था कि एस्ट्रोलॉजी के लिए जाते हैं। इट वॉज माई 12th एंड और मैं पूरा मेस था, लाइक एक्चुअली आई वॉज अ मेस एंड दैट्स व्हेन आई मेट रोहित अंकल थ्रू मॉम। एंड तब आफ्टर द एस्ट्रोलॉजी ही वॉज like telling us, explaining his subject to us, and coincidentally of course मेरा भी उसी फील्ड में इंटरेस्ट था, तो मैंने भी पहले से क्वांटम एंटेंगलमेंट, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, लाइक मेरा उसमें बहुत स्टडी था पहले से। एंड वी शेयर्ड कॉमन इंटरेस्ट विद निकोला टेस्ला एंड लाइक उनके रिसर्चेस। तो तभी से हम दोनों ने तभी किक ऑफ कर लिया था साथ में, कि तब बातें होने लगी, सब्जेक्ट समझाने लगे, तब मैं भी उनके ज़रिए बहुत कुछ सीखने लगा उस सब्जेक्ट के बारे में, और फिर मेरा इंटरेस्ट उसमें बढ़ गया। क्योंकि ऑफ कोर्स लाइक नाउ आई एम स्टडिंग इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर इन सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो मैं हर चीज़ को लॉजिक और साइंटिफिक वे से ही देखता था पहले से। तो ऑफ कोर्स उनके हर बात मुझे पता थी, मुझे समझ में आने लगी और मुझे उसमें बिलीफ बढ़ता गया। बट या ऑफ कोर्स लाइक सिर्फ लॉजिक से ही वो चीज़ जस्टिफाई नहीं होती अनलेस वी हैव रिजल्ट्स, एंड देन कम्स माई एक्सपीरियंस। तो मैं 10th तक आई वॉज अ रियली स्मार्ट किड इन स्कूल, लाइक बोस्टिंग माई सेल्फ, बट मैं था स्मार्ट। आई वॉज वन ऑफ द टॉपर्स एंड वो बच्चा जो दूसरों को कॉपी करवाता था, तो आई वॉज वन ऑफ देम। 10th के बाद एजुकेशन ऑनलाइन हो गया एंड ट्रस्ट मी, अगर आपका बच्चा बोलता है कि ऑनलाइन में पढ़ाई होती है तो नहीं होती। हम लोग सोते थे सब। तो वो जो 2 साल का गैप पड़ा उसका मेरे लाइफ में बहुत इफेक्ट हुआ। व्हेन आई डिडंट स्टडी एट ऑल, कटते थे, एग्जाम जाते थे, होता था कुछ बट समझ कुछ नहीं आता था। बट जब 12th का एंड आया तब वो प्रेशर बढ़ गया कि अभी बोर्ड्स देने, एंट्रांसेस देने, कॉलेजेस लगने, उसमें भी परसेंटाइल निकलता है, अच्छा कॉलेज नहीं मिला, अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, वैल्यू नहीं मिलेगी। और तब हमारी पवार फैमिली का बड़ा टॉपिक था कि शुभम फेल होने वाला है। एंड मेरे यहाँ पे चाची और दीदी भी बैठी है, सो सबको मालूम था कितना बड़ा हाइप था उस टाइम पे हम लोग के फैमिली में कि मैं फेल होने वाला हूँ। That's when I met Rohit uncle and he was like कि you can do it। 2 महीने का गैप था एंड अब इस पॉइंट पे आई वॉज काइंड ऑफ डिप्रेस्ड ऑल्सो, तो आई गेव इट ऑल अप कि ठीक है अभी एक होप है ना, तो लेट्स गिव इट अ लास्ट ट्राई। एंड ऑफ कोर्स थ्रू हीलिंग वी यूज्ड टू गो डिवोटिंगली, माय मॉम यूज्ड टू टेक मी एवरी अदर सैटरडे कि नहीं हीलिंग जाते हैं, हीलिंग जाते हैं। फर्स्ट हीलिंग में हमें एक्सपीरियंस हुआ था कि हाँ कुछ तो खुद में बदलाव फील हो रहा था। एंड देन वी वर लाइक कि ठीक है इसको रिलीजियसली फॉलो करते हैं, एंड वी स्टार्टेड फॉलोइंग इट।
इन 2 months गैप मुझे खुद में ही समझ नहीं आ रहा था, बट आई कुड रिकॉग्नाइज माई सेल्फ फोकसिंग मोर ऑन स्टडीज़। तो क्लासेस में मैं क्लासेस बंद थे फिर भी सुबह जाके बैठता था, रात को वहाँ से पढ़ाई करके ही निकलता था घर पे आने के लिए। उतना मैं डिवोटेड हो गया था, तो दिन में 1 घंटा पढ़ने के लिए भी बहुत स्ट्रगल कर रहा था। देन केम माई एंट्रांसेस, जहाँ पे इट वॉज वेरी टफ फॉर मी, क्योंकि मैं तभी भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं इतना क्लियर कर पाऊँ कि अच्छा कॉलेज लग जाए। एवरेज, ज़्यादा फीस भर के पापा भेज देंगे ऐसा कोई कॉलेज लगने वाला था। बट स्टिल रोहित अंकल हैड फेथ इन मी कि नहीं, यू वुड गेट इन टू IIT, यू वुड गेट इन टू सरदार पटेल, you would might even get into VJTI. You just go for it. And I don't know, like of course it was my studies and even his help along. ICSE board में without studying for 2 years, just in 3 months I picked up, I scored 75% in boards without any like boards के लिए मुझे कोई classes थे ही नहीं, तो I picked up till that. उसके बाद में एंट्रांसेस के लिए I just had a curiosity to give the architecture paper. I did study for it a bit, and I just gave it, and amongst India I was among the top 100 for JEE architecture. That's when I cleared for my IIT in architecture, but of course interest नहीं था, तो CET के लिए I gave CET. I got 91 percentile in Maharashtra. स्टिल एक था कि सरदार पटेल जैसा कॉलेज नहीं लग सकता, क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स ओनली 99 परसेंटाइल किड्स दैट गो देयर। बट या इसलिए कैप राउंड में लगा नहीं, बट ही ऑलवेज हैड कॉन्फिडेंस इन मी, ही ऑलवेज हैड फेथ इन मी, एंड आई डिड गेट इनटू सरदार पटेल स्पॉट राउंड, एंड नाउ हियर आई एम इन सेकंड ईयर. सो आई जस्ट वुड लाइक टू थैंक हिम, because yeah, of course he helped me a lot throughout this journey, since what I was, what I became and what I am right now. So thank you. थैंक यू, ही इज़ वेरी हम्बल. देखिए, मैं तो ब्रेन के अंदर कोई चिप नहीं डाल सकता. इन्होंने खुद मेहनत किए हैं, 2-3 महीना बहुत पढ़ाई किए हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न ही इज़ टुडे हियर. बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड विश इज़ वेरी बिग सक्सेस इन हिज करियर. बट येस, ब्रेन में मटेरियल होना चाहिए, नहीं तो रोहित के पास आओगे, बोलोगे कुछ करके दो, हीलिंग करके फास्ट ला दो, मैं नहीं कर सकता. पहले मैं बोलता हूँ, मुझे ऐसा मत समझना, मैं भूत प्रेत के साथ ज़रूर बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं गधे को मार मार के घोड़ा नहीं बना सकता. सॉरी टू से दैट. जिसके अंदर टैलेंट है वो ही करेगा. प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़. वो वाला जो अटैक हुआ था, मैं सॉरी, मैं दादा को इंटरप्ट किया मैंने. मैं बाहर गई थी, आउट ऑफ बॉम्बे, बदलापुर. दादा को नहीं पता था मैं कहाँ गई हूँ, और बस वहाँ से आते आते ही मुझे खतरनाक थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था कि मेरी आवाज़ ही चली गई थी. आई कुडंट स्पीक. और डॉक्टर के पास गई मैं. आने के बाद डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या हुआ है, क्योंकि उन्होंने देखा तो गले में उनको लगा कुछ इन्फेक्शन जैसा है. स्टार्टेड एंटीबायोटिक्स एंड ऑल दैट, जिसका मुझ पे और उल्टा और गलत असर हो रहा था. और फिर मैंने दादा को बताया, जबकि दादा ने हमेशा बोला था कि छोटी छोटी चीज़ आप दीदी बताया कर, पर वो पहले हमारे माइंड में रहता नहीं है ना इतना कि क्या छोटी छोटी बातों को बताना है. और इतना बड़े मैं बोल नहीं सकती थी. मतलब मैं बोलने जब मेरी आवाज़ ही नहीं आती थी, मेरी आवाज़ पूरी तरह से चली गई थी, जैसे कि मैं मतलब डम हो गई, बोल ही नहीं पाती थी. और दादा ने फिर मुझे पूछा कि आप दीदी बॉम्बे से बाहर गए थे, तो मैंने बोला हाँ. फिर दादा ने मुझे वो सारी जगह बताई कि मैं वो कहाँ पे गई थी, वहाँ पे आसपास में क्या था, जबकि दादा को पता ही नहीं था मैं कहाँ पे गई हूँ, कि वहाँ पे आसपास क्या था, ये वो. और आपको वहाँ पे स्पिरिट अटैक हुआ है दीदी, आपके गले में बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस हुए हैं, ब्लीडिंग है, और बहुत सीवियर है ये, इसको हील होने में बहुत टाइम लगेगा. 2.5-3 महीने इसमें चले जाएंगे, आपकी आवाज़ आने में भी 2-2.5 महीने चले जाएंगे. और मुझे समझ में आया कि स्पिरिट अटैक मतलब कैसे हुआ और क्या. पर मुझे एक बात था कि दादा कोई अनाप शनाप बात नहीं बोलते, या कुछ भी ऐसे कुछ भी बोलना है करके नहीं बोलते. तो मैंने मान लिया कि स्पिरिट अटैक हो गया था. उन्होंने मुझे बताया कि मेरे गले की क्या स्थिति है, मेरे अंदर तक क्या हुआ है. और डॉक्टर मुझे एंटीबायोटिक्स पे एंटीबायोटिक्स दे रहे थे, मेरी आवाज़ आ ही नहीं रही थी, मेरे गले में खतरनाक दर्द था. फिर उन्होंने मुझे ENT डॉक्टर के पास भेजा, ENT स्पेशलिस्ट. और उन्होंने मुझे 1 महीने के बाद उन्होंने मुझे वो सारी सेम चीज़ें बताई जो दादा ने मुझे 1 महीने पहले बताई थी, कि आपको ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है.
और उन्होंने तब मुझे बताया कि आपको मतलब यहाँ से अभी आपको 2 महीने और चले जाएंगे आपकी आवाज़ आने में। पर दादा ने इतनी जल्दी किया कि मेरी 1.5 महीने में आवाज़ चली वापस आ गई। जबकि डॉक्टर ने मुझे वो सेम एंटीबायोटिक्स दिए थे और कुछ नहीं था, एंटीबायोटिक्स का मुझ पर असर नहीं हो रहा था, उल्टा उसके उल्टे बहुत मुझ पर असर हो रहे थे। पर दादा ने वो उससे भी कम वक्त में दादा ने मुझे बोला, दीदी आप बिल्कुल मत डरना, आपकी आवाज़ चली आएगी और आपका ये बहुत जल्दी ठीक कर दूंगा मैं, आप चिंता मत करो। और जो 3 महीना डॉक्टर ने बोला था, दादा ने मुझे 2-2.5 महीने में 2.25 महीने पकड़ लो आप, उसमें दादा ने मुझे वो ठीक कर दिया था और मेरी आवाज़ वापस आ गई थी। तो स्पिरिट्स में तब दादा पे यकीन करते हैं, स्पिरिट्स होता है, क्योंकि वो सब चीज़ें वो मैं जहाँ पे गई थी, जो जिस वक्त मुझे अटैक हुआ था तब मैं क्या बोल रही थी, कैसे बोल रही थी और कौन से मेंटल स्टेट में थी, वो सारी चीज़ें दादा ने मुझे बताई। जबकि वो दादा को कुछ भी पता नहीं था, मैंने कुछ बोला ही नहीं था, कुछ शेयर ही नहीं किया था, किसी से कुछ शेयर नहीं किया था कि हाँ उस वक्त मैं गुस्से में थी, मैं अपने कोई रिलेटिव से बात करी थी, मैं बहुत ज़ोर से बात करी थी, वो जगह कि वो रेलवे ट्रैक के पास है, वहाँ पे एक तालाब है, वो सारी चीज़ें वो सेम थी। जबकि दादा को पता ही नहीं था कि मैं कौन सी, अब तक पता नहीं होगा कि मैं कौन सी जगह पे गई थी। आई वॉज इन बदलापुर दैट टाइम। तो थैंक यू सो मच दादा। और क्या, दादा का बहुत बड़प्पन है, वो बोलते मैं कुछ नहीं करता, पर दादा ने बहुत, अब हमारी लाइफ में तो दादा ने बहुत बदलाव लाया है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड मैं इस फैमिली की भी बहुत ही थैंकफुल हूँ, अपने जॉय दादा और लीना दीदी, वार्म एंड ग्रेट फैमिली आई हैव हियर। थैंक यू सो मच दादा। थैंक यू दीदी फॉर योर लव एंड अफेक्शन फॉर वी आर फैमिली। ये जो आप देख रहे हैं दीदी, सब लोग हम लोग परिवार ही हैं, हम लोग परिवार के बाहर इधर कोई नहीं है। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू।